दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अपना सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए अपना मॉक टेस्ट नंबर 3, और वो भी रीजनिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में, और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप तो जानते हो, अगर ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है तो हमने 2 मॉक टेस्ट कर दिए, और आगे हम 7 में मॉक टेस्ट और करने वाले हैं। तो हम कुल टोटल मिलके एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के 10 दिन पहले अपने 10 मॉक टेस्ट हम करवा चुके होंगे। तो आप इनको टाइम से फिनिश कर दो। और ये सारे रिलेवेंट मॉक्स हैं, और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो सभी एक लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। मतलब आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो आप बेफिक्र रहो कि आपको इनसे अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्जाम में एक हैबिट बन जाएगी, हाँ इस तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जब ये ब्लूप्रिंट हमारे अंदर हो जाता है, दिमाग में छप जाता है, तो फिर हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम 7वें आसमान पर रहता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। Select the option that is related to fifth word in the same way as the fourth word related to the third word and second word is। अरे यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में है। तो वही रिलेशन मुझे यहाँ पर भी ढूंढना है। भाई क्रिएट का मतलब होता है बनाना, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? तोड़ना। डिवाइड का मतलब बांट देना, डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना। यूनाइट का मतलब जोड़ देना। तो इंपॉर्टेंट का मतलब जो चीज़ जरूरी हो। और वहाँ पे यहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा जिसका मीनिंग हो जो चीज़ जरूरी ना हो। बताओ, रिक्वायर्ड मतलब तो जरूरी होता है ना भाई, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो जरूरी है, इसका मतलब ये गलत होगा। इर्रेवेलेंट हो सकता है, यस। इरेलीवेंट मतलब जो उससे रिलेवेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उससे मिलता जुलता नहीं है। अब जैसे ये मॉक टेस्ट है, ये रिलेवेंट है, इरेवेलेंट नहीं है। ये रिलेवेंट मॉक है, मतलब ये आपके एसएससी जीडी के लिए एकदम कामयाब मॉक है। आप इसको प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इरेवेलेंट। अपोजिट बताना है मुझे। डिवाइड का अपोजिट यूनाइट, क्रिएट का अपोजिट डिस्ट्रॉय। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? इरेवेलेंट। वाइटल नहीं होगा, वाइटल मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। और यहाँ सिग्निफिकेंट का मतलब भी यही होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का आ गया। अगर मैंने इस तरीके से किया, ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से पेपर किया फोल्ड और फिर उसको इस तरीके से काटा, तो जब मैं सबसे पहले इसको फिर ऐसे ही तो खोलूंगा, जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो यहाँ पर भी एक बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और जब मैं फिर इसको ऐसे खोलूंगा तो एक यहाँ पर भी बनना चाहिए और एक यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो 4 बनने चाहिए, 4 मेरे एक ही इमेज में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे एकदम सिंपल इमेज है, यहाँ पे सिंपल सवाल है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लाउड इज कोडेड एज दिस। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर पेल? अच्छा, मुझे इसका कोड बताना है। पहले लाउड का देखो आखिर इनमें क्या रिलेशन है। भाई अगर एल से मुझे आई पे जाना है, एल 12, आई नो 12 में से मतलब मैं यहाँ पे 3 माइनस कर रहा हूँ पहले वाले में। ओ से मुझे के पे जाना है, ओ मतलब 15, के मतलब 11, तो 4 माइनस कर रहा हूँ। यू 21 है, 21 से मुझे आर पे जाना है, मतलब 18 पे जाना है, तो मैं 3 माइनस कर रहा हूँ। डी से मुझे यहाँ पे देखो, डी ना 4 भी है, और अपना क्या है, डी अपना 4 भी। देखो जैसे ए टू जेड होता है ना, तो ए टू जेड अब यहाँ पे 26 तक खत्म हो गया। फिर यहाँ से एक और सीरीज हो जाती है ए बी सी डी। इसका मतलब डी जो है ना वो 4 भी है, जो डी है वो 4 भी है, और यहाँ पे 30 भी है। तो अगर मुझे 30 से 26 पे जाना है तो मैं 4 माइनस कर दूंगा। डी से अगर मुझे जेड पे जाना है तो 4 माइनस। तो कुछ नहीं हो रहा भाई यहाँ पे। पहले 3 से माइनस करना, फिर दूसरे लेटर को 4 माइनस करना, फिर तीसरे लेटर को 3 माइनस करना, फिर चौथे लेटर में 4 माइनस करना। तो वही मुझे यहाँ पे खेल करना है। देखो एम तो सब में सेम सेम है, तो एम में चेक ही नहीं करूंगा, मैं दूसरा लेटर चेक करूंगा। ए मतलब 27 भी होता है और 1 भी होता है। तो 27 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा, क्योंकि पहले 3 माइनस किया गया था, दूसरे लेटर में से 4 माइनस करूंगा, तो 27 में से 4 माइनस करूंगा। डब्ल्यू आना चाहिए, सी मेरा गलत हो गया। ठीक है, फिर देखो तीनों का डब्ल्यू डब्ल्यू तो सेम है। तीनों का अगर मैं देखूं तो आई भी सेम है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो 5 लेटर है, ऑप्शन ए भी मेरा एलिमिनेट हो गया। अब मुझे केवल अपना ऑप्शन नंबर बी में देखना है और डी में देखना है। ए और बी में मुझे बस यहाँ पे फाइट करनी है। ए और बी में मतलब लास्ट वाला लेटर, इसमें से क्या माइनस होगा? 4 माइनस होगा। पहले 3 फिर 4, फिर 3 फिर 4, तो ई में से जब मैं 4 माइनस करूंगा ए आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं भाई, ऑप्शन की मदद लो। जब एग्जामिनर ने अपना ऑप्शन इतना मतलब सोच समझ के रखा है कि बंदा सामने वाला जो यहाँ पे करेगा सॉल्व, वो ऑप्शन की मदद से करेगा, तो उसके और कम समय लगेगा। तो ऑप्शन की मदद लो ना भाई, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे, बस यही हमारा टारगेट है। इसको ही हमें अच्छे से टारगेट बनाना है और इस पर फोकस करना है। तो स्पीड पे भी फोकस करो और एक्यूरेसी तो हमारा होनी चाहिए 100%। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है। इसमें हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की जगह, यहाँ पे बताओ क्या होगा। देखो इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं इस वाले चीज़ को ऑब्जर्व करूँ ना, तो ये यहाँ पे आया, फिर पहले राइट चला, फिर से ये राइट गया भाई। यहाँ पे देखो अगर ये इधर गया तो यहाँ पे आ गया, फिर ये ऐसे चला,
तब ये यहाँ आ गया। इसका मतलब अब ये यहाँ आना चाहिए, कोने में आना चाहिए, कोने में नहीं है, इधर आना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए, कोने में नीचे, यहाँ पर भी नहीं है, तो इन दोनों में है, तो ये दोनों तो मेरे ऐसे ही गलत हो गए। अब मैं इन दोनों का देखूंगा स्क्वायर का किस तरीके से चल रहा है। देखो स्क्वायर भी ऐसे ही चल रहा है, स्टेप। अच्छा ये पीछे की तरफ चल रहा है, अगर मैं कहूँ ब्लैक वाले डॉट से ये इधर की तरफ चल रहा है, मतलब एक स्टेप चला, फिर से ये एक स्टेप चला, फिर से ये एक स्टेप चला, इसका मतलब इस बार भी एक स्टेप चलेगा, तो नीचे हमारा भरा हुआ ब्लैक आएगा, ऊपर मेरा खाली आएगा। तो देखो किस में है मेरा, ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे मेरा भरा वाला आना चाहिए। समझ में आया आपको? देखो एक बार मैं और अब समझाता हूँ। जैसे ये वाला तो आपने समझ लिया होगा, इसके दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझो पहला वाला तरीका, कि जैसे ये तो हमने समझ लिया सभी में कि ये इस तरीके से चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ये वाला, और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है मतलब ये वाली चीज़ ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉक ये वाली होती है, क्लॉकवाइज ये होती है, घड़ी की दिशा ऐसी होती है। तो ये जो बाहर वाला ये जो बॉक्स है वो तो क्लॉकवाइज चल रहा है इधर से इधर, तो यहाँ से जब ये क्लॉकवाइज चलेगा तो इस कोने आ जाएगा, तो ये वाले दोनों मेरे गलत हो गए, इस कोने आना चाहिए, ये दोनों मेरे सही दिख रहे हैं बिल्कुल। और ये जो अंदर वाला बॉक्स है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो इधर की तरफ चलेगा। तो जब ये इधर की तरफ चलेगा तो नीचे ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो खाली बॉक्स है ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तो ये गलत दे रखा है, जो ब्लैक वाला बॉक्स है वो नीचे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में ही ऐसा दे रखा है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका आप अल्टरनेट को चेक करो, इसको और इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर आप इससे इसको चेक करना। देखो जब आप इनमें अल्टरनेट में चेक करोगे ना तो अल्टरनेट वाले से ईजी है, हालांकि पहला वाला तरीका जो मैंने आपको बताया उसमें केवल आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक देखना है, लेकिन अल्टरनेट वाले में अगर आप देखोगे तो ये भी आपके माइंड में अगर क्लिक हो जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं केवल इसको पहले वाले को और तीसरे वाले को देखूं, यही दोनों तो अल्टरनेट है, एक छोड़ के एक, तो अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो देखो डायगनली ये आ गया, ये डायगनली अपोजिट आ गया, इसका मतलब ये वाला इससे डायगनली अपोजिट आ गया। अब मैं अगर दूसरे और चौथे को देखूं तो डायगनली अपोजिट आ गया बॉक्स वाला। अब ये जो तीसरा है उससे ये पांचवा मिलना चाहिए, तो इसका मतलब जो यहाँ पे है वो अगले वाली पिक्चर में यहाँ आना चाहिए डायगनली, और यहाँ केवल इन दोनों में ही है, ये दोनों अपने वैसे ही गलत हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब अंदर वाली चीज़ देखो, अंदर वाली चीज़ में क्या दे रखा है, ये वाले अपने दोनों गलत हो गए ना, अंदर वाली चीज़ में देखो अब क्या दे रखा है। जब मैंने डायगनली इस तरीके से देख रहा हूँ, मैं अल्टरनेट वाले को देख रहा हूँ मैं, तो जो चीज़ यहाँ थी इस साइड प्रेजेंट थी लेफ्ट साइड, अब वो राइट साइड आ गई और चेंज कर दिया उन्होंने अपना पोजीशन। अगर मैं दूसरे और चौथे में देखूँ तो जो चीज़ यहाँ नीचे थी अब वो चीज़ ऊपर आ गई और उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। तो अब मैं तीसरे और पांचवें में देखूंगा तो जो चीज़ यहाँ रहेगी वो इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगी, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में, दोनों में लेफ्ट साइड है, पोजीशन इंटरचेंज मतलब जो ऊपर ब्लैक वाला है वो इस बार नीचे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। पहला मेथड हालांकि ईजी था, और एक वो है स्टैंडर्ड तरीका है कि जब भी इस तरीके से आए तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखें तो वो इजीली हिट हो सकता है आपके माइंड में, लेकिन जिसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है उसके क्या पता माइंड में ही ये हो जाए। अब किसी को पता थोड़ा ना किसका माइंड कैसे चलता है, तो दोनों तरीका आपको, अगर आपको पता है तो आपको अगर पहले तरीके से नहीं मिलता, क्लिक नहीं होता, तो दूसरा तरीका भी एक बार, मतलब कई तरीके होते हैं सोचने के, वो सारे तरीके लगभग मैक्सिमम तरीके आपको पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी तरीके का सवाल कर पाओगे। जरूरी थोड़ा यही सवाल आपके एग्जाम में आए या फिर इसी तरीके का पैटर्न आपसे पूछे, क्या पता कुछ और पूछ ले जिसपे पहला वाला ट्रिक अप्लाई ना हो, दूसरा वाला ट्रिक अप्लाई हो जाए। तो आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए, क्या क्या एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के बेस पे वो पता चलेंगे। अब जैसे इस सवाल में देखो मुझे बताना है अपोजिट अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग सिक्स, मतलब मुझे सिक्स के अपोजिट बताना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम अपने डाइस को। भाई सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पी है, तो उसके एक डायरेक्शन में चलो। अगर मैं इसमें ऐसे चल रहा हूँ ना तो इस पी में भी अपना इसी तरीके से चलूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा। तो पी से जब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो यहाँ पे पी टू और वन आ रहा है, और जब मैं दूसरे वाले डाइस में क्लॉकवाइज चलूँ तो पी सिक्स और यहाँ पे डॉलर आ रहा है, तो पी सिक्स और डॉलर, और जो अभी आमने सामने है वो उसका अपोजिट होगा। मुझे सिक्स का पूछा था, सिक्स का अपोजिट टू आ रहा है, सिक्स का अपोजिट टू, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, मुझे अगला सीरीज फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करनी है। ये 7 है, कुछ नहीं है, 7 है, ये 10 है, ये 13 है, ये 16 है। देखो 3 3 प्लस कर दिया जा रहा है, इसमें 3 प्लस किया, फिर इसमें 3 प्लस किया, फिर इसमें 3 प्लस किया, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस करने पे आएगा। 19वां लेटर कौन सा होता है अपना, बी, ऐसा आएगा। वही 16 में जब आप 3 प्लस करोगे तभी तो यहाँ पे ऐसा आएगा, और मतलब 19 आएगा, और 19 अपना ऐसा होता है। प्लेस वैल्यू आपको मस्ट 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 याद करनी है, वरना आप कोडिंग डिकोडिंग में भी हार जाओगे और इसमें भी तो हार ही जाओगे।
अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना, तो आप वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही कर जाओगे उसकी मदद से, और नहीं कर पाओगे अगर प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो बहुत डिफिकल्टी होने वाली है आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने में। और ये सवाल एक्चुअली में ऐसे जो सवाल होते हैं वो आते ही आते हैं, तो प्लेस वैल्यू याद करना मस्ट मस्ट है। और मैंने आपको बता भी रखा है, चैनल पे वीडियोस भी है कि किस तरीके से याद करते हैं। हालांकि एक तरीका बता देता हूँ, इचोटी। आप कुछ दिन इसके मदद से याद करो और कुछ दिन इसकी मदद से अपने नाम की स्पेलिंग में जितने भी हैं उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करो, अपने जो भी बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी स्पेलिंग फाइंड करो, अलग अलग पैराग्राफ देखो, उनकी स्पेलिंग की प्लेस वैल्यू याद करो, मतलब करके देखो, वो फिर याद हो जाएगी आपको। अब जैसे देखो यहाँ पे 7वां में क्या बोल रखा है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, मुझे इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। देखो सब में देखो ना, सब में एल 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 तो है ही, और सब में 5 5 5 भी तो है, तो 5 को तो ऐसे ही काट दो, 5 को तो अब मुझे देखना ही नहीं है। अब मुझे केवल इन 4 में देखना है। इन 4 में सबसे पहले क्या आएगा, अगर मैं इन 4 में देखूँ तो 2 में ओ ओ है और 2 में आई आई है, तो आई आई वाले पहले आएंगे। इसका मतलब 1 और 4 से पहले 2 और 3 वाले आएंगे। 1 कैसे आ गया, ये 4 कैसे आ गया, ये ऑप्शन डी भी गलत, बी भी गलत। केवल 2 और 3 पहले आएंगे, 1 और 4 में। अब मुझे दूसरे में देखना है और फिर किस में देखना है, तीसरे में देखना है, मुझे इस वाले में देखना है ना। अब मुझे क्या देखना है भाई, 2 ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट कर दिए हमने। अब केवल मुझे यहाँ पे तीसरे में फाइट है, दूसरे में फाइट है, क्योंकि ये वाले सारे तो मेरे एलिमिनेट हो गए। तो दूसरे और तीसरे में देखूँ, दूसरे और तीसरे में बताओ क्या आएगा, पहले एस आता है, के आता है, पहले के आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं पूरी तरीके से अगर इसको बताऊं तो सबसे पहले तो ए वाला आएगा, तो 5 तो आएगा ही। इन दोनों में सबसे पहले आई वाले आते हैं, तो आई वाले में भी कौन सा आएगा, जब ये दोनों मैच हो गए तो आई वाले में एस आता है, के आता है, के आता है, तो फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर इन दोनों में कौन सा आएगा, लोस्ट में एन पहले आता है, इसका मतलब फिर 4 आएगा, और फिर अपना यहाँ पे 1 आएगा। वो सवाल हमने देखो, जो बच्चा इसको पूरा करके फाइंड करेगा, क्यों, क्योंकि उसने मॉक टेस्ट इसने सॉल्व ही नहीं किए, उसको पता ही नहीं है कि वो कितने सेकंड में कितना सवाल किसको देना चाहिए, उसको ये पता ही नहीं, उसको एनालाइज ही नहीं किया उसने मॉक टेस्ट, तो कैसे कर पाएगा, कैसे उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ, और मैं आपको बताते चल रहा हूँ किस तरीके से अपने एलिमिनेट करना है, अपने क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना है, ताकि आप कम से कम समय में बनाओ। भाई यहाँ पे अगर आप समय बचा लोगे, वही 8-10 सेकेंड आप सिटिंग अरेंजमेंट में लगा देना, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में सिलोजिज्म में थोड़ा बहुत टाइम लगता है बच्चों को, या फिर सीरीज वगैरह जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, नंबर एनोलॉजी हो जाते हैं, उनमें टाइम लगता है सोचने में, तो वहां लगाना सेकंड अपना, है ना। क्यों कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद करना है तो पेपर देने के बाद करना ना। ये जो 1 घंटा मिला है, 50 मिनट मिला है, वो तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से यूज करो। जहां पर ऑप्शन एलिमिनेट से काम चल जाए, जहां पे कम समय देना है सवाल को, उसमें क्यों 1 मिनट फालतू के दे रहे हो, क्यों पूरी सीरीज निकाल के, आपको ऑप्शन से मतलब है, एग्जामिनर को आपके ऑप्शन से, है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि आपने पूरी सीरीज निकाल के फिर आंसर टिक किया है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। ठीक है, मुझे अपोजिट टू द सी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, सी बता रखा है भाई, 2 ऐसे डाइस देखो जिसमें सी कॉमन है या फिर कुछ भी कॉमन है। अब अगर मैं पहले और दूसरे में कॉमन देखूँ तो देखो सी भी कॉमन है और ई भी कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है उसको छोड़ दो, जो बाकी का बच गया, अगर ये 2 चीज कॉमन है ना, तो जो बाकी का तीसरा होगा ना वो आपस में अपोजिट होगा, इसका मतलब जी का अपोजिट डी हो जाएगा, तो जी का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरे और तीसरे में देखूं तो देखो डी भी कॉमन है, यहाँ पे ई भी कॉमन है, अगर यहाँ पर भी डी कॉमन है, यहाँ पर भी ई कॉमन है, इसका मतलब सी का अपोजिट एफ मिल गया, और मुझे यही चाहिए था, मैं आगे कुछ करूंगा ही नहीं, सी का अपोजिट ही मुझे चाहिए था क्वेश्चन में, सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है समय बर्बाद करने की तो यहाँ पे दूसरा भी फाइंड कर लो, लेकिन समय बर्बाद, वैसे यहाँ पे तो हम मॉक टेस्ट यूट्यूब पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चाहिए, यहाँ समय बर्बाद नहीं हो रहा, समय एक तरीके से आप सीख रहे हो, है ना, और ये भी सीख रहे हो कि समय को बर्बाद कैसे नहीं करना है, किस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है कम से कम समय में विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आपको बी के अपोजिट भी चाहिए तो कोई ऐसा फाइंड कर लो जिसमें डी और सी मिल जाए, देखो दूसरे वाले में मिल रहा है, अगर मैं इसको रफ करूँ दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले में मिल गया भाई मुझे, देखो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी सी है, इसका मतलब बी यहाँ पे बच गया, ई यहाँ पे बच गया, तो बी और ई आपस में अपोजिट होंगे, लेकिन मुझे तो सी का अपोजिट चाहिए था, ये वैल्यू फाइंड करके मैंने 2 सेकेंड अपने खराब कर दिए, सी का अपोजिट एफ होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो ये आ गया अपना सिटिंग अरेंजमेंट का, और यहाँ लगेगा अपने को टाइम 50 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक। भाई 7 बच्चे हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, जितने भी होंगे चलो ठीक है, सेंटर की तरफ मुंह कर रखे हैं, तो सबसे पहले मैं अपना टेबल तैयार कर रहा हूँ, ये अपने पास सर्कुलर टेबल हो गए, और 7 बच्चे हैं यहाँ पे, तो सातों को बैठा देता हूँ, सबका मुँह सेंटर की तरफ है।
है ना, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। सेंटर की तरफ है, बाहर रहता कोई कहीं मुंह करके बैठा रहता तो उसमें दिक्कत क्रिएट होती है। और वैसे सवाल हालांकि जीडी में आते नहीं, बैंकिंग में आते हैं। एक अपोजिट फेस करेगा, एक कहीं और करेगा। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए, और ये 7 बच्चे थे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, वी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ आर है। साफ सीधी बात बोला है, सेकंड टू द राइट ऑफ आर है। इसका मतलब अगर मैं आर को यहाँ बैठा दूं, भाई इसका मुंह अंदर है तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। अब जो वी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ आर है, इसका मतलब राइट है, मतलब आर के सेकंड टू द राइट है। अब आर का राइट तो इधर है, आर का राइट इधर है, इसका मतलब वी कहीं यहाँ पे बैठेगा, सेकंड टू द राइट। फर्स्ट राइट ये, सेकंड राइट ये, ठीक है। एक कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं अपना। क्या बोल रखा है फिर आगे, यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। भाई आर ये है, इसके इमीडिएट लेफ्ट है, लेफ्ट वाली पोजीशन ये है, तो यू कहीं यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। अब मुझे तो पता नहीं टी यहाँ पे क्या बैठा है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ, जो पी है वो टी के थर्ड टू द राइट है। इसका मतलब टी और ये पी है, टी और पी के बीच में दो बैठे रहेंगे। पी जो है फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट और फिर थर्ड राइट। थर्ड राइट पे जो पी है वो टी के बैठा है। एस एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। जो एस है और टी है वो इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब क्यू बीच में आना चाहिए, तभी एस और टी इमीडिएट नेबर बन पाएंगे क्यू के, ठीक है। और देखो टी यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ से मेरी कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा मुझे। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, मुझे क्यू के बारे में पूछ रखा है, लेकिन देखो यहाँ से तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि इमीडिएट राइट कौन है। मुझे सबसे पहले इनको बैठाना पड़ेगा। और टी और पी के बीच में दो बंदे आ रहे हैं, टी के बगल में क्यों आएगा, है ना। मैं कैसे करूं बताओ, टी और पी के बीच में दो आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टी को बैठाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टी को बैठाता हूँ, तो टी के थर्ड राइट होगा पी। तो एक राइट, दो राइट और तीन राइट, तो पी कहीं अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो टी है उसके बगल में एस होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, और क्यू के बगल में एस होना चाहिए। और देखो यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। टी के बगल में अगर मैं यहाँ पे क्यू रख देता हूँ तब भी मेरे पास एक जगह खाली बचता है एस। तो यहाँ से क्यू जो है मेरा एस और क्यू का नेबर भी हो गया, जो कि यहाँ पे बोला है एस एंड टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। यहाँ पे एस भी, यहाँ पे टी भी है और एस भी है, दोनों इमीडिएट नेबर है क्यू के, ठीक है। और जो पी है वो टी के थर्ड टू द राइट भी है। फर्स्ट राइट ये हो गया, सेकंड राइट ये हो गया और थर्ड राइट ये हो गया। तो मेरी यहाँ से सारी कंडीशन हो गई, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई। तो मेरे पास मैंने सारे बच्चों को अपने कथन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से, सवाल के हिसाब से मैंने उनको उनकी जगह दे दी। अब जो भी सवाल में पूछा कि किसको मैंने कहाँ बैठाया है वो मुझे बता देना है। तो देखो सवाल में पूछा क्या है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्यू की इमीडिएट राइट कौन बैठा है, भाई क्यू है अपना ये, इसके इमीडिएट राइट, इसका राइट ये वाला होगा और इसका लेफ्ट ये होगा, क्योंकि जिसका मुंह जिधर होता है वही हम उधर भी हम अपना मुंह कर लेते हैं, और फिर हमारा जो राइट होगा वही उसका राइट होगा। तो क्यू का राइट तो ये है, और क्यू का राइट कौन बैठा है, टी बैठा है, इमीडिएट राइट टी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। देखो ले गया नहीं 3-4 मिनट, मेरे को समझाने में लगे अगर 3-4 मिनट, तो आपको करने में तो 1 मिनट लगेगा ही। 1 मिनट से कम सेकंड करो, हालांकि ये सवाल आपको मैक्सिमम आप 40 सेकंड दे दो, 40 सेकंड बेस्ट है। हाँ, उससे भी कम जाओगे तो फिर एक्यूरेसी घटने लगेगी, ठीक है। तो 40 सेकंड, 50 सेकंड ऐसे सवालों को आप पहले से ही मान के चलो, हाँ इतना दोगे। केवल आप ही नहीं दोगे, भारत का हर बच्चा जो इस एग्ज़ाम को देगा, जीडी का एग्ज़ाम देगा, उसके सामने ये सवाल आएंगे ऐसे, तो हर बच्चा 40 सेकंड देगा, तो वहाँ से आपको बराबर ही आ जाओगे उनके। लेकिन ऐसे सवाल जहाँ पे आप कम समय दे सकते हो, वहाँ पे तो आप कम समय दो, वहाँ आप उन बच्चों से आगे निकल सकते हो, ठीक है। आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिविंग टू साइन, ठीक है, मुझे यहाँ पे इन दोनों साइन को बदलना पड़ेगा और मुझे बताना है फिर अगर मैं पहले में बदलूंगा तो क्या आंसर आएगा और दूसरे में बदलूंगा तो क्या आंसर आएगा। और मेरे ऑप्शन में देखो, अगर मैं पहला ही वाला फाइंड कर लूँ केवल, क्योंकि सारे ऑप्शन में पहला पहला अलग है, अगर मैं पहला वाला फाइंड कर लूँ तो पहला वाला अगर मैच कर गया तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, मुझे दोनों फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अब उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि दोनों मत फाइंड करो यार, ये एमसीक्यू है और यहाँ पे टाइम का सबसे बड़ा खेल है। पहला ही फाइंड कर लो, सारे ऑप्शन अलग है, वही टिक कर देना। अब यहाँ देखो, मुझे मल्टीप्लाई की जगह माइनस लगाना है और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। भाई बोर्ड मार्क्स तो आपने पढ़ा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करो 3 से, अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ 5 आएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 6 48, और ये माइनस का है तो माइनस का 48, और यहाँ पे ये 7 का है। तो बताओ क्या आएगा, बताओ। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ही प्लस कर लूँ तो 7 5 12, 12 माइनस 48 36 हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। भैया यही तो है, माइनस का 48 और ये प्लस का 5, और कुछ थोड़ी ना है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो, अगर आपको वैसे नहीं किया अगर आपने पहले, तो ऐसे कर लो। 48 में से अगर मैं 5 घटाऊं, ये माइनस का ये प्लस का है, साइन अपना ये वाला आएगा, माइनस का आएगा, बड़ा वाला साइन आएगा, और यहाँ पे ये 43 हो जाएगा। अगर मैं 7 में से 43 घटाऊं तो माइनस का 36 ही बचेगा, और मेरे एक ही ऑप्शन में माइनस का 36 है, वही वाला मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें दिक्कत आई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं, और देखो फिर से हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया। एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने जितने भी सवाल किए ना वो सभी प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं, तो हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो ये आप जरूर सोच के जाना कि हाँ मुझे 2 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के मिले हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, उस पर बिल्कुल ढील मत देना। ठीक है, और 2 सवाल मतलब कई सारे बच्चों के अगर आप पीछे चलोगे, अगर आप ऐसे सवालों में गलती कर दोगे या फिर ज़्यादा समय ले लोगे तो, या फिर कह सकते हैं अगर आपकी ये टॉपिक वीक है तो। 6 स्टूडेंट है, सारा, टॉम, लिली और जितने भी बच्चे हैं ठीक है होंगे फेसिंग द सेंटर। 6 बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनका टेबल बना देता हूँ जहाँ पर ये बैठेंगे, और ये सेंटर की तरफ अपना मुंह कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ बैठेगा, चौथा यहाँ बैठेगा, और सबका मुंह अंदर रहेगा। ठीक है, सब कोई इसमें से बाहर नहीं देखेगा, सबका मुंह अंदर रहेगा। जो जोन है वो सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लिली, भाई बिल्कुल डायरेक्ट बोल रखा है कि वो थर्ड टू द लेफ्ट। अगर मैं लिली को यहाँ बैठा दूं तो उसका लेफ्ट वाला तो ये होगा, है ना। पेन का चेंज कलर कर लेते हैं, है ना। अगर ये लिली है तो लिली के लेफ्ट यहाँ पे जोन बैठेगा, भाई ये लेफ्ट साइड ये, और उसके थर्ड लेफ्ट बैठा है, थर्ड लेफ्ट। पहला लेफ्ट ये, दूसरा लेफ्ट ये, और तीसरा लेफ्ट ये, इसका मतलब जोन भाई अपना यहाँ पे कहीं बैठेगा। ठीक है, एंड इज बिटवीन द सारा एंड टॉम, ये जो बात की गई है ना, एंड ये सब्जेक्ट के लिए हो ये एंड इज बिटवीन सारा एंड टॉम, इसका मतलब ये जोन की बात हो रही है। जोन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लिली और बिटवीन सारा एंड टॉम, मतलब वो जोन जो है वो लिली के थर्ड टू द लेफ्ट तो बैठा ही बैठा है, लेकिन सारा और टॉम के बीच में भी बैठा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे सिचुएशन बनानी पड़ेगी, मतलब मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि जो जोन के, जो सारा है वो जोन के राइट में बैठा है या फिर लेफ्ट में बैठा है, या फिर जो टॉम है वो सारा जोन के लेफ्ट में बैठा है या फिर राइट में बैठा है। तो मुझे तो सिचुएशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी जिसमें मुझे 6 बंदे फिर से बैठाने पड़ेंगे, है ना। बड़ी समस्या है यार, फिर से बैठाओ 6 बंदों को, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए। अब ये दोनों तो अपने फिक्स है, अगर यहाँ पे एल आएगा तो उसके थर्ड टू द लेफ्ट अपना जोन भाई आएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे सारा को यहाँ बैठा देता हूँ, एक बार जोन टॉम को यहाँ बैठा देता हूँ, मतलब एक बार मैंने जोन को, जोन के लेफ्ट में टॉम को बैठाया है, तो यहाँ पर मैं जोन के राइट में टॉम को बैठाऊंगा। यहाँ पे ये जोन का राइट है, जोन के राइट के मैंने टॉम में बैठाया, तो इस बार मैं जोन के लेफ्ट में टॉम को बैठाऊंगा, तो टॉम कहीं यहाँ पे बैठेगा और सारा अपना यहाँ बैठेगी। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो मैंने बना दी। टॉम इज नॉट नेबर ऑफ माइक, जो टॉम है वो नेबर नहीं है माइक का, इसका मतलब अपना माइक यहाँ पे आ ही नहीं सकता, और इसमें कहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे अपना माइक नहीं आ सकता, क्योंकि जो माइक है वो टॉम के पास कभी नहीं बैठेगा, जास्ती दुश्मनी उनकी। अब उनकी अपनी दुश्मनी होगी, ठीक है, आप छोड़ो, आप केवल सवाल सॉल्व करो। सारा सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक, लेकिन जो सारा है ना वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक के बैठी है। अगर माइक यहाँ नहीं बैठेगा तो माइक यहाँ बैठेगा कहीं, क्योंकि एक ही यहाँ पे फिर बच गया। और जो सारा है वो इमीडिएट लेफ्ट है भी। भाई ये तो बिल्कुल सॉल्व हो गया भाई मेरे। देखो बस मैंने सॉल्व करना, मतलब जैसा जैसा सवाल में, अगर यहाँ पे एक ही सिचुएशन बच गई तो यहाँ पे ईमा बैठ जाएगी। अगर मैं इस वाले में देखूं, अगर यहाँ पे माइक नहीं बैठेगा तो यहाँ पे माइक बैठेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो माइक, जो माइक के राइट में सारा बैठी है ना। अगर ये अंदर मूव कर रहा है इसका मतलब ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो माइक के राइट में सारा बैठी है। लेकिन सवाल में क्या बोला है, जो सारा है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठी है माइक के, इसका मतलब ये मेरा पॉसिबिलिटी गलत हो गया, ये वाला मेरा पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे माइक के इमीडिएट लेफ्ट सारा बैठी है। अब मुझसे जो भी पूछ लो मैं बता दूंगा, क्योंकि इस सवाल के हिसाब से मैंने अपने सभी भाई बंधु को बैठा दिया। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईमा, ईमा के राइट में कौन बैठा है। भाई ईमा अगर इस तरीके से फेस कर रही है तो ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है, तो राइट में कौन बैठा है, टॉम बैठा है, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, और यहाँ पर आपको काम आएगा उसकी प्लेस वैल्यू, तो याद कर लेना प्लेस वैल्यू अच्छे से, अगर याद नहीं है तो प्रैक्टिस करो इन्हीं क्वेश्चंस की, यही क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं एग्जाम में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर विशल को मैंने कोड किया इसमें, फ्लूट को अगर मैंने कोड किया इसमें, और ट्रम्पेट का मुझे कोड बताना है। देखो अगर मैं W से V पे जाऊँ, ये 23 है, ये कुछ और नहीं है, 23 है, ये 22 है, इसका मतलब 1 माइनस करने पे। H से अगर मैं G पे जाऊँ तो 1 माइनस, क्योंकि 8 है 7 है। I से H पे जाऊँ,
9 से 8 पे जाऊँ 1 माइनस करना, 19 से 18 पे जाऊँ 1 माइनस करना है, टी से एस पे जाऊँ 1 माइनस करना है क्योंकि टी 20 है, एस के अपना 19 है। एल से अगर मुझे के पे जाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, ई से मुझे डी पे जाना है 1 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसमें भी एक एक ही माइनस करूँगा टी में, मुझे दूसरा वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे को पहले में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मुझे मिल गया कि क्या यहाँ पे लोचा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे अटैक करूँगा, ट्रम्पट में एक एक समय माइनस करूँगा। अगर मैं एक एक समय माइनस करूँ, या फिर समय माइनस मत करो यार, सब में देखो एस तो सब में है, क्यू भी सब में है, तो मैं थर्ड लेटर चेक करूंगा क्योंकि यहाँ पे टी ओ लेटर का लोचा हो गया, तो मैं केवल थर्ड लेटर यहाँ पे चेक करूंगा। थर्ड लेटर यू दे रखा है, यू मतलब 21, 21 में से एक माइनस करूंगा 20 आएगा, तो एल तो आने वाला नहीं है क्योंकि 20 अपना टी होता है, एल तो आने वाला नहीं है। अब देखो टी इसमें भी है और टी इसमें भी है, तो टी भी चेक नहीं करूंगा, एल भी है इसमें, एल भी है इसमें, तो मैं चार लेटर नहीं अब सीधा पांचवा लेटर चेक करूंगा क्योंकि पांचवा लेटर अलग है, यहाँ पे डी है यहाँ पे ओ है। अगर मुझे पता चल जाए पांचवा लेटर कौन सा होगा तो मेरा आंसर वहीं पे आ जाएगा। पांचवा लेटर कौन सा अपना यहाँ पी है, पी में अगर मैं एक माइनस करूँ क्योंकि एक माइनस करने के बाद आ रहा है ना ये वाला अगला वाला, तो पी में अगर मैं एक माइनस करूँ, पी अपना 16 है, 16 में एक माइनस 15, 15 वाला अपना ओ होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए डी नहीं आएगा, ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा और किस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है ताकि आप कम से कम समय में करो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना समय लग जा रहा है, लेकिन आप जब इस तरीके को अपनाओगे और खुद करोगे तो आपको डेफिनेटली जो आप पहले सॉल्व कर रहे थे ना उससे आपको और भी कम समय लगेगा, आधा समय हो जाएगा लगभग। अब इस सवाल में देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखो जब भी इतने लंबे लंबे सीरीज आ जाए ना तो उनको गिनना बेवकूफ़ी है। आप यहाँ पे देखो ना भाई, सेम सेम दे रखा है, अगर ये बीच को अगर यहाँ पे ये नहीं देखो, अगर ये गैप को, तो ये क्या आपस में बिल्कुल सेम नहीं लग रहे? आप इनको देख के ही पता कर सकते हो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। भाई एल एम एन ओ पी, 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 एल एम एन ओ, अभी ये क्या है यार, ये एल एम एन ओ पी लास्ट में देखो एल एम एन ओ आना चाहिए लास्ट में, ओ एक ही में है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं वो हो रहा है संतुष्टि, मैच कर लो, एम आना चाहिए पहले, तो देखो एल एम एन ओ पी बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे, एल एम एन ओ पी, फिर दूसरा लेटर ओ दे रखा है, एल एम एन ओ पी बिल्कुल, फिर तीसरा लेटर एम दे रखा है, एल एम एन ओ पी, देखो बिल्कुल वो हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मैं घर से रट के नहीं आया कि मैं घर से रट के आया हूँ डायरेक्टली मैं ओ देखूंगा और यहाँ पे ओ लिख दूंगा, नहीं, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चंस, बस मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पे लगाए हैं, है ना, और लगवाए हैं। तो ये मैं घर से सॉल्व, आपको ऐसा लग रहा होगा घर पे सॉल्व करके पहले सॉल्व कर, नहीं भाई, ये जितने भी ट्रिक है ना, जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था तब मुझे ये सारे दिमाग में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ तब ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी फ़ायदा हो रहा है कि मैं आपको बता भी पा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सोचना है, इसी तरीके से आपको सोचना है, अपनी सोच को डेवलप करो। और ये कैसे डेवलप करोगे, इसी को तो डेवलप करने के लिए हम 10 मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, तो उनको करो। हम डेली सुबह 6:30 बजे अपलोड कर दे रहे हैं, तो उनको जैसे मिले आधा घंटा का टाइम निकाल के करो भाई, अपने करियर के लिए इतना समय तो दे सकते हो। अब जैसे इस सवाल में देखो, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे फाइंड करना है, तो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एरो का अलग ही खेल चल रहा है और इसका अलग ही खेल चल रहा है, क्योंकि एरो अपना उधर जा रहा है, देखो यहाँ पे अगर ये उधर जाएगा तो यहाँ पे आया है, फिर ये इधर गया तो यहाँ पे आया है, लेकिन ये ब्लैक वाला देखोगे तो ये इसका अलग ही सीन चल रहा है, ये पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, इसका मतलब दोनों में अपोजिट सीन चल रहा है। जो अपना एरो है वो तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और जो ये ब्लैक वाला है ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मुझे इसको भी चलाना है। जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस बार इधर आएगा, वो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में केवल इसमें है और केवल इसमें है, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। और जो अपना ब्लैक वाला है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब अब ये आएगा यहाँ नीचे, नीचे आएगा, और नीचे केवल एक ही में है, नीचे एक में नहीं है, है ऐसा कैसे हो सकता है यार? हाँ, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, देखो फिर हाँ क्लॉकवाइज चल रहा है, ये अपना ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, गलत कर नहीं दिया, सही कर रहे थे, लेकिन हाँ थोड़ा लास्ट में मैंने गलत बोल दिया। भाई जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये एरो है यहाँ पे तो फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया, अब ये एरो यहाँ आ जाएगा, अब ये एरो कहीं यहाँ आ जाएगा, केवल दो ही ऑप्शन में, इसमें है और इसमें है। अब आप ब्लैक वाले को देखो, ये वाले एलिमिनेट हो गए मेरे, केवल राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जिसके एरो केवल वही करेक्ट है। अगर ये पहले मेरा यहाँ है, अब ये यहाँ आ गया,
फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया तीसरे वाले फिगर में देखो, अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और केवल मेरे चौथे वाले में ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, कुछ था नहीं वैसे इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ वर्ड, मतलब ये जो रिलेशन इन दोनों में दे रखा है, इन दोनों में दे रखा है, वही रिलेशन मुझे यहाँ पर भी ढूंढना है। भाई बिहार और पटना में क्या रिलेशन है, पटना अपना बिहार की राजधानी है, वैसे ही झारखंड की राजधानी रांची है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे, इसमें मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे फाइंड करना है क्या आएगा। भाई अगर मैं इसमें माइनस करके देखूं, उतना तो दूर है नहीं कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में सोचूं भी। अगर मैं इसमें केवल माइनस करके भी सोचूं, अगर मैं इसमें 8 जोड़ूं तो कितना हो जाए 70, 70 में 20 जोड़ूं तो 90, इसका मतलब मुझे माइनस का 28 करने पे ये आया है। ठीक है, इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, 12 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो 4 आएगा, फिर यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 3 गया 2, भाई 28 का माइनस किया यहाँ पर भी, इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं 28, और हाँ 28 का ही माइनस, 34 में 28 माइनस करोगे 6 आएगा, यहाँ पर भी 28 माइनस किया गया, फिर यहाँ पर भी 28 ही माइनस किया गया है। जब आप देखोगे तो यहाँ पर भी 28 माइनस किया गया, क्योंकि 870 में 22 जोड़ोगे 900 आ जाएगा, और 22 और 6 28, इसका मतलब यहाँ पर भी जो आएगा ना वो 28 ही माइनस करके आएगा। और जब आप 878 में से 28 माइनस करोगे, 8 से 8 तो कट गया 0, 7 में से 2 गया 5, 850 आ जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा और क्या यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। देखो वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया करो, फिर उसके बाद खुद सॉल्व किया करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, और ये उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है भी नहीं कि जिसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, बस शर्त है कि आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इनको बिना कॉपी के कर पाओगे। अब जैसे इस सवाल में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में ये अपना ब्लड रिलेशन का सवाल है, डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब जो ए है वो डी के क्या रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर मैं मल्टीप्लाई में देखूँ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई में जो रिलेशन है वो अपना ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब सी जो है वो डी का फादर होगा, तो सी जो है वो डी का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। फिर मैं बी प्लस सी में देखूँ, प्लस का रिलेशन क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, इसका मतलब जो बी है वो सी की मदर होगी, तो यहाँ पे बी जो होगी वो सी की मदर होगी, तो यहाँ पे ये बी की सी की मदर होगी। ठीक है, और फिर अगला देखूँ ए डिवाइड बाई बी, तो डिवाइड में क्या रिलेशन है, ए इज सन ऑफ बी, इसका मतलब ए जो है वो बी का सन है, इसका मतलब यहाँ पे बी का सन होगा ए, तो बी का सन होगा यहाँ पे। अब मुझे ए और डी में रिलेशन फाइंड करना था और मुझे बताना था ए क्या लगता है डी का, तो ए क्या लगता है भाई डी के पिता, जो सी है डी के पिता का भाई लगता है, तो फादर्स ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इजी सवाल था ब्लड रिलेशन का भी, और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेगा, अब इससे ज़्यादा टफ लेवल करेंगे नहीं वो, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में, इफ 10 एट द रेट 70 स्टार हैज़ 90, अगर इतना है और फिर यहाँ पर भी ये फलाना ढिमकाना जो भी है, तो मुझे इस वाले चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे सोचो 4300 आएगा कैसे, हाँ कहाँ भाई, इन सब में प्लस प्लस करके तो आएगा नहीं, या फिर माइनस करके आएगा नहीं, डिवाइड करोगे तो और कम हो जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई देखो चमक गया। अगर मैं यहाँ इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँ, 7 6 जब 42, 4200, इसके नज़दीक पहुँच गया मैं 4200, और अगर मैं इन दोनों की जगह प्लस प्लस कर दूँ तो 90 और 10 100 बन रहा है, भाई यहाँ पे 4200 हो गया, और इन दोनों को प्लस करूँ 100, 4300 बन गया, इसका मतलब मेरे स्टार की जगह क्या है, मल्टीप्लाई है, एट द रेट की जगह क्या है, प्लस है, और हैश की जगह क्या है, इसकी जगह भी मुझे प्लस लेना पड़ेगा, तब जाके मेरे यहाँ पे सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, एट द रेट की जगह प्लस लूंगा, मल्टीप्लाई या फिर स्टार की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई लूंगा, और हैश की जगह यहाँ पे प्लस लूंगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 40 की मुझे, या इस वाली चीज़ को मैं यही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे हैश है और यहाँ पर क्या है 60 है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 4 5 जो 20 मतलब 2000, और इन दोनों को प्लस करोगे 8 से 14 मतलब 140, तो 2140 अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, किस तरीके से इसको कम से कम समय में सॉल्व करना है वो भी समझ में आया होगा। अब देखो अगला ये वाला सवाल आ गया अपने सीलॉक्स का, है ना, इसको इग्नोर करो, ये क्वेश्चन मार्क, ये ग्लिच है सॉफ्टवेयर का। अब यहाँ पे देखो, सम ट्रीज आर फ्लोवर, इसका मतलब सम ट्रीज आर फ्लोवर, तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ होगा इसका वेन डायग्राम, कि जो हमें बता रहा है सम ट्री जो है फ्लोवर है, सम ट्री आर फ्लोवर, नो फ्लोवर इज रेड, नो फ्लोवर इज रेड, इसमें से कोई भी जो फ्लोवर है वो रेड नहीं होगा, नो फ्लोवर इज रेड। अब कंक्लूजन में देखते हैं, ऑल ट्री आर रेड, क्या जितने भी ट्री हैं वो रेड हैं, देखो यहाँ पे ऑल ट्री आर रेड बोला है, 100% श्योरिटी की बात की गई है, अगर ये पॉसिबिलिटी रहती ना तो भी ये गलत होता, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे टी है, भाई सम टी आर फ्लोवर, और फ्लोवर के अंदर कुछ ट्री आ जा रहे हैं, लेकिन कोई सा ही फ्लोवर रेड है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ ट्री भी तो आ जा रहा है फ्लोवर के अंदर, तो ट्री भी रेड नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती तो भी गलत होता, यहाँ तो 100% की बात कर रखा है, तो ट्री तो रेड होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऑल रेड आर फ्लोवर,
ओल्ड रेड आर फ्लोवर, इन दोनों में तो वैसे ही कट्टर की दुश्मनी चल रही है कि नो फ्लोवर इज रेड, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। सम ट्री आर नोट रेड, कुछ जो ट्री है वो रेड नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ जो ट्री है ना वो फ्लोवर के अंदर आ जा रहे हैं और फ्लोवर अपना रेड नहीं है। भाई ये वाली देखो ना, ये जो कुछ ट्री है वो फ्लोवर के अंदर आ जा रहा है, फ्लोवर जो है वो अपना पूरा ये है, अब फ्लोवर तो अपना रेड है ही नहीं, अब फ्लोवर के अंदर ये थोड़ा सा ट्री आ जा रहा है, अब यही वो कुछ ट्री है जो रेड नहीं होगा, और वही हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, अपना ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। अपना ऑप्शन नंबर 3, अपना ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। अगले सवाल पे चलते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करनी है। भाई 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48, 48 का 2 गुना 96, 96 का 2 गुना 192, तो 192 का भी 2 गुना होगा। भाई यूनिट डिजिट चेक कर लो, 2 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर 192 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ, लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में एक ही में 4 आ रहा है, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं सबकी यूनिट डिजिट से ही मैच कर लिया, मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं 192 का मल्टीपल चेक करना सोचता, अगर मैं 2 गुना इसका चेक करता भी, तो मुझे 4-5 सेकंड तो एक्स्ट्रा लगते, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप यूनिट डिजिट चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, तुरंत मुझे पता चल गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये भी कमेंट में बताना कि आपके 20 में से कितने सवाल सही गए, ताकि पता तो चले आप कितने पानी में और कितना पानी से बाहर हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी जितने मैंने करवाए वो समझ में आया होगा, पैटर्न आपको पता चला किस तरीके से पूछा जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके से हम हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट नंबर 4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।